हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रतिष्ठित हिंदी लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी बद्दुआ। तो शुरू करें कहानी बद्दुआ। आज शाम जल्दी घर जाकर नीरज अपनी पत्नी मेघा और 2 साल के बेटे मयंक को सरप्राइज़ देना चाहता है। काम में व्यस्त जिंदगी में जब जब वो यूं अचानक से जल्दी पहुंचा है, मेघा की आंखों की चमक ने उसका जिंदगी के प्रति उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। इसीलिए वो बीच बीच में ऐसे सरप्राइज़ दे दिया करता है जो उन दोनों के लिए कई दिनों तक टॉनिक का काम करते हैं। साथ साथ कुछ हंसी पल जी लेने की ख्वाहिश में घर आते समय वो मेघा के लिए गजरे और मयंक के लिए चॉकलेट लाना नहीं भूला। उसको उम्मीद है कि मेघा उसे जल्दी आया देखकर खुशी से चहक उठेगी और उसके सीने से लग जाएगी। फिर वो अपने जेब से गजरा निकालकर मेरे गुलाब के ऊपर पीला कहते हुए उसके लंबे खुले बालों में लपेटने की असफल कोशिश करेगा। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, कहकर वो खिलखिलाते हुए मेघा गजरा उसके हाथ से ले लेगी। पर 3 बार घंटी बजाने के बाद भी दरवाज़ा मेघा ने नहीं, आरती ने खोला। आरती को देखकर उसका चेहरा उतर गया। गजरे के लिए जेब में घुसाया हुआ हाथ धीरे से बाहर निकाल लिया। आरती उनके यहाँ सफाई बर्तन का काम करती है। उसको जल्दी आया देखकर वो भी ठिठकी। फिर उसने प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, मेम साहब उस कमरे में हैं। वो सीधे बेडरूम की ओर बढ़ गया। उसके कान के पर्दे से कबीर दास का दोहा टकराया, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। एक तेज झंझनाहट उसके मन में हुई, जैसे 2 बर्तनों के टकराने से होती है। तो क्या मेघा फिर प्रवचन सुन रही है? उसके मन में उठा प्रश्न हर आगे बढ़ते कदम और स्पष्ट होती आवाज़ों के साथ स्वयं ही उत्तर देने लगा। वो कमरे में आया तो देखा सच में मेघा यूट्यूब पर किसी आध्यात्मिक चैनल को सुन रही थी। वो सुनने में इतना डूबी हुई थी कि उसने उसको देखा ही नहीं। यूं तो आध्यात्मिकता मेघा के मन में रची बसी है, पर जब से पड़ोस में सुकांत जी रहने आए हैं तब से ही उनकी पत्नी ने उसे यह सब सुनने की आदत लगा दी है। कितनी बार उसे भी बताती रही है ब्लैक बॉल वाइट बॉल के फलसफे को। अगर किसी ने आपके ऊपर क्रोध की नकारात्मकता की ब्लैक बॉल फेंकी है तो भी आपको उसके ऊपर प्रेम दया क्षमा की वाइट बॉल ही फेंकनी है। समग्र आत्मिक चेतना को जागृत और जन्म जन्मांतर की नकारात्मकता को कम करने का यही रहस्य है। कभी कभी उसको ये भी समझाती है कि दुआ या बद्दुआ अपने ही पास लौट कर आती है, या फिर किसी को क्षमा कर देना सिर्फ उसको क्षमा करना नहीं बल्कि अपने उस घाव को भरने में मदद करना है जिसे रोज ही सोच सोच कर हम ही हरा कर लेते हैं। उसे मेघा की इन बातों से चिढ़ होती है, बहुत चिढ़। कितने झगड़े इसी बात पर हुए, कितनी सुहानी शामें इसी बात पर बर्बाद हुई। उसकी नाराज़गी देखकर अब उसने बताना छोड़ दिया है। जानती है उसे, वो बदला लेकर न्याय करने में विश्वास करता है, क्षमा उसके शब्दकोश में नहीं। कितनी बार उसको समझाया भी है, ये लोक परलोक कुछ नहीं होता। अपराधी या गलत कहने करने वाले को दंड मिले तो अपराध कम होंगे, ना कि क्षमा कर देने से। हम अपना कर्म ईमानदारी से करें, इसके अतिरिक्त कोई दर्शन उसके गले के नीचे नहीं उतरता था। शुरू शुरू में मेघा तर्क करती थी, पर अब नहीं करती। उसका मन रखने के लिए कह भी देती है कि अब मैंने देखना सुनना भी छोड़ दिया है, आप जो कहते हैं सही ही कहते हैं। पर आज सच सामने था। उसको मेघा के झूठ से नाराज होना चाहिए था, पर वो आज की शाम बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए हौले कदमों से मेघा की तरफ बढ़ने लगा। उसके कानों में बढ़ती हुई आवाज़ों का वो क्या करे? वही क्षमा करने वाली, भूल कर आगे बढ़ जाने वाली। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसका मूड का मीटर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ने लगा। उसको खुद पर काबू करना मुश्किल लगने लगा और न चाहते हुए भी उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेघा, वो जोर से चिल्लाया। कितनी बार कहा है मैं अपराधी को कठोर दंड देने में विश्वास करता हूँ। ये क्षमा वाले शब्द मेरे कानों में जहर की तरह चुभते हैं। तुम ऐसा इसलिए देख पाती हो क्योंकि तुमने मेरी तरह किसी की गलती के दंड को तिल तिल करके नहीं भोगा है। अपमान निराशा और तकलीफ का जीवन क्या होता है ये मैं जानता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि एक बार मैं उन सब का बदला ले सकूं, एक बार उसे तिल तिल करके मरते हुए देख सकूं,
उसकी आंखों में याचना की भीख देखूं और वैसे ही हंसूं जैसे वो हंसा था। चीख चीख कर कहूं, देख देख, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। मेघा ने झट से टीवी बंद किया और सहमी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। तुम नहीं समझोगी, शायद कभी नहीं, मेरे मन की व्यथा को, हर सांस के साथ निकलती बद्दुआ को। खैर, उसने तो रिश्ता ही नहीं रखा, पर आश्चर्य ये है कि मेरी पत्नी होकर भी तुम मेरे दर्द को नहीं समझती। कहते हुए नीरज के आक्रोश के शब्द दर्द की नमी से भीग गए। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, मेघा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर अब उसके खुले हुए रेशमी बाल, नीली साड़ी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसे आकर्षित ना कर सकी। पापा पापा कहकर ताली बजाता हुआ नन्हा मयंक भी उसको 30 साल पुराने दर्द से खींच कर नहीं ला पाया। चॉकलेट और गजरे को बिस्तर पर पटकते हुए वो स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। आज उसके घाव एक बार फिर छिल गए थे और उन पर मरहम पट्टी के लिए उसे एकांत की दरकार थी। मेघा सहमे हुए मयंक को गोद में उठाकर दुलारने लगी। वो जानती थी कि आज रात नीरज खाना भी नहीं खाएगा। अंदर से लॉक हुए स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर उसकी सिसकियां नीरज पर कोई असर नहीं करेंगी। सुबह तक खुद को संयत कर वो खुद ही बाहर निकलेगा। मेघा जानती है कि नीरज दिल का बहुत साफ है। शादी के बाद उसने उसको किसी चीज़ के लिए भी नहीं रोका, परंतु क्षमा शब्द से उसको नफरत है। इसीलिए वो उसको इन वीडियोस को देखने से मना करता है। उसके घाव कुरेद जाते हैं। उसका इतना प्यार भी नीरज की नफरत की आग को ठंडा नहीं कर पाया है। इधर नीरज स्टडी रूम में हमेशा की तरह माँ की तस्वीर हाथ में लेकर काउच पर लेट गया। स्टडी रूम में तरह तरह की किताबें हैं जो नीरज कभी नहीं पढ़ता। वो डिपार्टमेंट मेघा के हवाले है। वो जब भी यहाँ आता है तो बस माँ की तस्वीर को पढ़ता है। ना जाने कितने अनुत्तरित सवालों से जूझता है और इस इम्तिहान में खुद को अनुत्तीर्ण घोषित कर माँ से एक मौका और देने की बात कह फिर एक ख्वाब बुनने लगता है जब वो अन्यायी को दंड देकर इस परीक्षा में पास होगा। आज माँ की तस्वीर फिर उसके हाथ में है। झड़ते आंसुओं के साथ धुंधली होती तस्वीर के बीच एक बार फिर यादें साफ होती चली जा रही हैं। इसमें से बहुत कुछ उसने सुना है और बहुत कुछ स्वयं भी भोगा है। निम्न मध्यम वर्ग की उसकी माँ से उसके पिता ने प्रेम विवाह किया था। दक्षिण भारत के एक छोटे कस्बे के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने उसके नाना की छोटी सी दुकान थी, जिसमें घर के बने लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी आदि बेचा करते थे, जो 4 बेटों और 1 बेटी के भरण पोषण के लिए बस गुजारा भर दे पाती थी। बगल की पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट की दुकान पर जहाँ भीड़ भिनभिनाया करती, वहीं इन देसी मिठास को चखने इक्का दुक्का लोग ही पहुँचते। ये वो दौर था जब विदेशी कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खुले थे। तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के साथ विदेशी खान पान भी भारत आया और युवाओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। पर नाना जी ने अपना देशीपन नहीं छोड़ा। नानी के बाद माँ ही ये सब बनाने लगी थी और कभी कभी अपने पिता की दुकान पर बैठ भी जाती। वहीं उसके पिता से उनकी मुलाकात हुई थी। माँ भी पिताजी को कुछ कुछ पसंद करने लगी। प्यार के अंकुर फूटने शुरू हुए थे कि पिताजी ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नाना जी सहर्ष राजी हो गए। मुश्किल थी हरिहर नाथ उर्फ दादाजी को समझाना। कानपुर के खानदानी रईस परिवार के हरिहर नाथ को बिना दान दहेज के मामूली परिवार की लड़की, उत्तर दक्षिण का ये संगम और भाषा और जात की दीवार कतई गंवारा नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये शादी ना हो, पर पिताजी के आगे उनकी एक नहीं चली। ननिहाल में ही एक सादे समारोह में शादी के बाद माँ उस घर में बहू बनकर चली तो गईं, पर बहू के रूप में स्वीकार नहीं की गईं। घर की तीनों बड़ी बहुएं तो उन्हें दरवाजे पर भी देखने नहीं आईं। दादी और दादाजी दहेज और लड़के को फंसा लिया कि ताने ही देते रहते। माँ के अपमान से आहत पिताजी ने परिवार से अलग हो हवेली नुमा घर छोड़कर कानपुर में गुमटी नंबर 5 के पास अहाते में एक कमरा किराए पर ले लिया। नई नई नौकरी थी, तनख्वाह भी कम ही थी, पर आहत माँ के घावों पर पिताजी का प्रेम मलहम का काम करता था। कुछ ही दिन बाद प्रेम की वल्लरियों के साथ जीवन में स्थायित्व की कुछ कोपलें फूटी, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 6 महीने बाद एक एक्सीडेंट में पिताजी माँ को और माँ के गर्भ में आकार लेते 3 महीने के नीरज को रोता कलपता छोड़कर चले गए। जब बेटा ही न रहा हो तो अनचाही बहू से कैसा वास्ता। परिवार के नाम और वसीयत दोनों से बेदखल कर दी गई।
पिताजी की 13वीं के दिन दादाजी ने रिश्तेदारों के सामने माँ को चोटी पकड़कर उनके बेटे को फंसाने के अपराध में घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने गर्भ में पलते शिशु का वास्ता दिया तो अजन्मा वो भी अवैध घोषित कर दिया गया। एक भी हाथ माँ की मदद को नहीं उठा। भीड़ की नज़र में भी माँ अपराधिनी थी, गरीब होने की, उनके पिता को फांसने की और एक बच्चे को उस परिवार पर जबरन मर देने की कोशिश करने की। रोती कलपती माँ अकेले सफ़र कर नाना जी के पास लौट आई। दुख के दिन लंबे होते हैं, ठहर जाते हैं। उसके तो जन्म से पहले जीवन ने दुख की बिछावन बिछा दी थी। माँ मानसिक रूप से टूट चुकी थी। अपमान के दंश से जलती अर्धविक्षिप्त सी माँ चारों मामियों का काम करती और सारा दिन ताने सुनती। कई बार झगड़े में उसके ममेरे भाई बहन उसे अरे तेरे तो बाप का भी पता नहीं है कहकर अपमानित करते। नाना और मामा डांटते भी, पर ये सिलसिला चल चुका था। उन्हीं में से किसी ने स्कूल में भी ये बात कह दी और फिर जब जिस बच्चे से उसका झगड़ा होता उसी का एक घृण संबोधन उसे झेलना पड़ता। गुस्से और अपमान से उसका खून खौलने लगता, मुट्ठियाँ भिज जाती, फिर माँ याद आ जाती, बंधन ढीले पड़ जाते, भींची हुई मुट्ठियाँ खुद ब खुद खुल जाती। सारा गुस्सा सारा दर्द पीकर वो घर लौट आता। कभी कभी माँ से कहता भी तो माँ उसे ही चुप रहने और सब सहने की हिदायत देती। ज़्यादा मारपीट करोगे तो ये आसरा भी चला जाएगा। माँ के भय से वो सह तो जाता, पर इस अपमान का बदला लेने की इच्छा उसके अंदर और तीव्र हो जाती। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उसके अंदर एक अभिमन्यु बड़ा हो रहा है, इस बात से माँ भी अनभिज्ञ थी। इतना अपमान सहने के बावजूद भी सिर पर छत और 2 जून रोटी भी तब तक चली जब तक नाना जी जीवित थे। नाना जी की आंखें मूंदते ही मामा मामियों ने उनसे वो सहारा भी छीन लिया। उस समय 5वीं क्लास में पढ़ता था वो। माँ को उसकी पढ़ाई छूट जाने की चिंता हुई। सारे दर्द भूलकर उसकी खातिर माँ उसे लेकर एक बार फिर दादाजी की चौखट पर गईं। उसे भी समझाया था, दादाजी हैं तुम्हारे, वही तुम्हारा घर है। गुस्सा तो मुझसे था, तुम्हें देखकर पिघल जाएंगे शायद। जाते ही पैर छू लेना, तुम्हारी पढ़ाई करवा देंगे, आदमी बन जाओगे। पर उनके जाने की खबर न जाने कैसे हवाओं ने ट्रेन से भी पहले वहाँ पहुँचा दी थी। हरिहर नाथ और उनके तीनों बेटों ने इसे संपत्ति में हिस्सा लेने की साजिश ही समझा। दरवाजे पर ही लंबे तड़ंगे भारी भरकम शरीर वाले दादाजी खड़े थे। उनका रौबदार चेहरा, घनेरी मूछें और आवाज़ का भारीपन उनकी रईसी शान की चुगली कर रहे थे। एक पल को तो उनको देखकर वो भी सहम गया। पैर छूने की कोशिश उनकी तेज़ आवाज़ में क्यों आई हो यहाँ कहते ही नाकाम हो गई। चट्टान सा हौसला लेकर आई माँ आंसुओं संग बह उठी। उन्होंने सिसकते हुए हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि वो उसे रख लें, पढ़ा लिखा दें। ये इसी घर का अंश है, वो पलट कर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। भले ही भीख मांग कर अपनी ज़िंदगी काट लें। माँ को इस तरह रोते हुए देखना, उसकी शिक्षा के लिए गुहार लगाना उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी नन्ही हथेलियों से माँ की जुड़ी हुई हथेलियाँ खोलने की कोशिश करने लगा। तभी एक तेज़ आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जिसकी अनगूंज उसे आज भी सुनाई देती है। तब दादाजी ने चिल्लाकर माँ से कहा था, निर्लज्ज, मेरे बेटे को फंसाकर मार डाला। न जाने कौन से ग्रह बैठे थे तेरी कुंडली में, आते ही खा गई। अभी भी चैन नहीं है, ये जाने किसका बच्चा मेरे सर पर थोपने आई है। ले जा इस पाप की औलाद को यहाँ से, ये मेरा पोता नहीं है। न जाने कहाँ से उसकी नन्ही मुट्ठियों में उस समय इतनी ताकत आ गई थी कि उनका हाथ बाहों में पकड़कर झकझोरते हुए जोर से चिल्लाया था वो, हरिहर नाथ, तू मेरी माँ का इस तरह अपमान नहीं कर सकता। ना तू मेरा दादा ही हो सकता है। थूकता हूँ मैं ऐसे खानदान पर। जा रहा हूँ अपनी माँ को लेकर। वो अपनी माँ को लेकर घर से बाहर निकलने लगा। पीछे हरिहर नाथ की विद्रूप सी हंसी उसका पीछा करती रही। रास्ते भर वो अपनी माँ से कहता रहा, माँ मैं लौटूंगा मैं एक दिन, जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा। इसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी। उस दिन मैं छिड़कने आऊँगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी ऐसी विद्रूप सी हंसी हंसूंगा। माँ ने तब भी उसे टोका था, तुम ऐसे मत कहो, नाम मत लो, दादाजी कहो। उनके बुरे व्यवहार के लिए मेरे दिए संस्कारों का अपमान मत करो। उसका खून खौल रहा था। वो बार बार माँ का कंधे पर रखा हाथ झटक देता। उसके रोए रोए से निकलती बद्दुआ प्रतिशोध के दिन की प्रतीक्षा कर रही थी।
घर लौटने के बाद ईंट के भट्टे पर काम शुरू किया। एक भट्टी उसके अंदर भी जल रही थी। मिट्टी जो शांत होती है, नरम होती है, अंतिम सत्य होती है, उससे प्रतिशोध की गर्म धधकती ईंटें तैयार हो रही थीं। माँ ने कितनी बार उसे अपने आंचल की शीतलता से शांत करना चाहा, कितनी बार क्षमा का पाठ पढ़ाया, प्रारब्ध और समय पर सब छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा, पर सब व्यर्थ। कितनी बार माँ भयभीत भी होती कि कहीं ये बद्दुआएं उसी तक न लौट आएं। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। ईंट के भट्टे पर काम करते हुए उसने अपना और माँ का पेट भरा। 10वीं तक पढ़ाई भी की। वो एक कर्म योद्धा की तरह जीवन के सवालों को हल करना चाहता था, पर माँ ने साथ नहीं दिया। उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गईं। महंगा इलाज वो करवा नहीं पाया। माँ भी उसे छोड़कर चली गई। अब उस पर किसी आंसू, किसी भावना का असर ही नहीं था। न्याय और सजा उसका अभीष्ट था और समय सबसे बड़ा बाधक। उस दिन के बाद से हरिहर नाथ की विद्रूप सी हंसी उसका पीछा करने लगी। उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती। वो मन ही मन संकल्प लेता, उसे हरिहर नाथ से भी ज़्यादा पैसे वाला बनना है, फिर जाएगा वो एक दिन उनके पास। पढ़ाई छूट गई। उसने घर में मोमोज बनाकर आसपास के ढाबों में सप्लाई करना शुरू किया। पैसे बचे तो छोटा सा ढाबा, फिर छोटा सा होटल तक पहुंचा। यही वो समय था जब उसे एक न्यूट्रिशियन नताशा जी मिली। उन्होंने उसके साथ अपने क्लाइंट्स के लिए लो कैलोरी फूड बनाकर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। आइडिया उसे जम गया। अब वो शहर भर में लो कैलोरी फूड सप्लायर बन गया। एक शहर से दूसरे शहर होते हुए पूरे प्रांत में उसने अपना बिजनेस फैला लिया। रुपया, पैसा, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, मेघा जैसी पत्नी, मयंक जैसा बेटा, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में आया। नहीं आया तो उस घाव का मलहम जो हरिहर नाथ ने उसे दिया था। ना ही खत्म हुई उसको तिल तिल मरते देखने की इच्छा। यह अलग बात है कि अब वो हर समय उस दर्द में नहीं रहता, पर जब भी घाव कुरेद जाता तो उसको संभालना मुश्किल होता है। गलत को सजा देना उसके जीवन का उद्देश्य है। अपने आस पास, मोहल्ले, शहर में कहीं भी अन्याय होते देखता है तो वो चुप नहीं बैठता, शोषित का जमकर साथ देता है, उसे बदला लेने के लिए प्रेरित करता है। क्षमा उसकी नज़र में अपराध है। ये उसकी इच्छा भी है और मजबूरी भी, क्योंकि हर बार किसी शोषित को देखकर उसको वो विद्रूप सी हंसी सुनाई देने लगती है और उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती हैं। रात ख्यालों में कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह लगी हल्की सी झपकी को खिड़की से आती धूप और चिड़ियों की प्रभात फेरी आकर हौले से खोलने लगी। उसने आँख खोलकर देखा, 7 बज गए हैं। उफ, जल्दी करो, काम पर जाना है। सोचते ही वो झटके के साथ काउच से उठा। बाहर मेघा चाय की ट्रे लिए अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ सामने खड़ी दिखी। देर से नहाने वाली मेघा सुबह से ही सज धज कर तैयार हो गई थी। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में उसको देखकर पहली मुलाकात की खुशी के समान पड़े हुए गुलाबी डोरे। मेघा जानती है कौन सी चीज़ें उसे खुश करती हैं। उसको अतीत से बार बार वर्तमान में खींच लाने का मादा भी उसी के पास है। तभी तो मुस्कुराती हुई बोली, जादू की झप्पी चाहिए? और प्रेम के गुब्बार ने दर्द के गुब्बार को पीछे ढकेल दिया। वो जानता है कि मेघा सपने में भी उसका दिल दुखाने की बात नहीं सोच सकती। बस वो क्षमा में विश्वास करती है। वही अपने अतीत के दर्द को गाहे बगाहे उसके ऊपर लाद देता है। उसे कल उस पर जोर से बोलने का पछतावा भी है। आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? उसने अपनी तरफ से खामियाजा पूरा करने के लिए सप्ताहांत में मुंबई घूमने का प्रोग्राम बना लिया। खुशी से चहक उठी मेघा। छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाना उसकी आदत है। 4 दिन मेघा और मयंक के साथ मुंबई में बहुत अच्छे बीते। तरोताज़ा होकर घर वापस आया ही था कि दूसरे प्रदेशों से भी उसका फ्रेंचाइजी खोलने के ऑर्डर आने लगे। उसे अब कई शहरों का दौरा करना था। मेघा के चेहरे पर खुशी के साथ हल्की सी मायूसी देखकर उसने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम कहो तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर ये बिजनेस तो नहीं? मेघा ने लाड़ में आंख दिखाते हुए कहा, ना ना, ये तो मैं कह ही नहीं सकती। मैं आपके सपनों को जानती हूँ। कुछ दिनों की बात है, मैं पिताजी के पास चली जाऊंगी। 10 दिन का दौरा पूरा करके कल उसे लौटना ही था कि कानपुर से भी फ्रेंचाइजी खोलने का फ़ोन आया। कानपुर यानी हरिहर नाथ का शहर। एक शहर जो उसका होकर भी उसका नहीं है। एक शहर जहाँ से अपमानित होकर वो निकाला गया था, वहाँ उसे सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है।
मन में एक दबी हुई सी इच्छा जागृत हुई कि जाए, हरिहर नाथ को दिखाए कि देखो, जिसको तुमने पढ़ने तक का सहारा नहीं दिया था, आज उसका कद कितना ऊंचा है। जिसको तुमने अपना खून मानने से इनकार किया था, आज वो अपनी माँ का नाम रोशन कर रहा है। जिसको तुमने घर के अंदर घुसने नहीं दिया था, आज वो तुम्हारे शहर के सबसे रईस आदमी का मेहमान है। उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक बार फिर सारी रात माँ उसके साथ रहीं। मेघा भी नहीं थी उसे अतीत से निकालने के लिए। क्रोध बढ़ता ही गया, मुट्ठियाँ भिजने लगीं। खूब खरी खोटी सुनाने की भावना उसके कदम पुराने कानपुर के बड़े बड़े हाथों की ओर ले जाने लगी। हर बढ़ते कदम के साथ वो एक वाक्य गढ़ रहा है जो उसे हरिहर नाथ को सुनाना है। आज उसकी आग शांत होगी। आज के बाद अपने अतीत को यहीं छोड़कर पूरी तरह वर्तमान अपनी मेघा और अपने मयंक के पास लौट जाएगा। पर यह वो कानपुर नहीं था जिसे वो वर्षों पहले छोड़कर आया था। हाथेनुमा मकान रिहायशी अपार्टमेंट बन चुके हैं। छोटी बड़ी दुकानें शॉपिंग मॉल्स में बदल चुकी हैं। बड़े बड़े आम शहतूत के पेड़ों की जगह हर घर के आगे छोटी छोटी क्यारियां रोप दी गई हैं। विदेशी घास से सजी जमीन पर क्रोटन के पौधे तुलसी के आगे खड़े इठला रहे हैं। एक पल को उसके कदम लड़खड़ा गए। क्या पता हरिहर नाथ जी का घर और पैसा उससे भी कहीं अधिक बढ़ गया हो। आखिर 3 बेटे और उनका परिवार भी तो कुछ कमा रहा होगा। हो सकता है उनके पास उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा हो और वो उसे एक बार फिर अपमानित कर दें। हो सकता है हरिहर नाथ ही ना रहे हों। लौट जाओ नीरज, लौट जाओ। अब की टूटे तो कौन तुम्हें संभालेगा। आखिर मेघा और मयंक का क्या कसूर है जो तुम उन्हें फिर से दर्द में डाल दोगे। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी सुधरी है, खुद ही उसमें आग नहीं लगाओ। हर बढ़ते कदम पर मन उसे संभावित खतरे की तरफ आगाह करते हुए बार बार पीछे खींच रहा था और चेतना बिना प्रयास उसे आगे ढकेल रही थी। आखिरकार उसने अपने को ठीक उस घर के सामने पाया जिस पर लिखा था 227/371। पर यहाँ विशाल हवेली की जगह एक आलीशान अपार्टमेंट खड़ा है। चमचमाते फ्लैट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और दरवाजे पर हर आगंतुक से आने जाने वाले घर का नंबर लिखवा कर जाने की अनुमति देते संतरी। ये वैभव देखकर वो लौटने को हुआ, तभी संतरी ने पूछा, किसके घर जाना है। हरिहर नाथ, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। संतरी ने उसे ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे कोई कानपुर में कुतुब मीनार ढूंढ रहा हो। फिर उसने पार्किंग एरिया बने सर्वेंट क्वार्टर की ओर इशारा करके कहा, दूसरा नंबर। वहाँ? उसने आश्चर्य से देखकर पूछा, लेकिन ये तो हरिहर नाथ की ही ज़मीन है। है नहीं, थी। बेटे ज़मीन बेचकर मुंबई चले गए, वहीं कारोबार करते हैं। व्रत और अशक्त पिता जब ज़मीन बेचने को राजी नहीं हुए तो उनको यहीं छोड़ गए। बरसों हो गए, कोई नहीं आया। अब तो आखिरी समय ही समझो। आप कैसे आए? संतरी ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए प्रश्न पूछा। कुछ खास नहीं, पुरानी जान पहचान थी। कानपुर आया तो सोचा मिल लूँ। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ रहते हैं हरिहर नाथ जी। उनके बेटे उन्हें बुढ़ापे में यहाँ मरने के लिए अकेले छोड़ गए। वाह, जिस खून पर इतना गर्व वही छोड़ गए। देर लगी पर न्याय तो हुआ। उसके चेहरे पर एक स्मित मुस्कान फैल गई। उसे महसूस हो रहा है आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। बेटों द्वारा छोड़े गए हरिहर नाथ को वो भी जी भर के सुनाएगा। अपने और अपनी माँ के हर अपमान का बदला लेगा और चलते समय वही विद्रूप सी हंसी हंसेगा जो उसके जाने के बाद उसकी मृत्यु तक उसके कानों में बजती रहेगी। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बस भेड़ा है, तनिक खोल के घुस आओ। बगल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला। तेज सड़ांध उसकी सांसों में घुस गई। सामने एक दीनहीन लकवाग्रस्त वृद्ध अपने बिस्तर से जकड़ा पड़ा दिखा। शरीर कंकाल मात्र, आंखें धसी हुई, एकटक छत की ओर देखती हुई, जैसे मृत्यु की याचना कर रही हों। चेहरा पीला पड़ा हुआ, ऊपर की तरफ एक मटमैली बनियान जो जगह जगह उधड़ी हुई व पीछे से सिर्फ ऊपर बगलों तक सरकाई हुई। शरीर के नीचे के भाग में कोई वस्त्र नहीं, बस एक डायपर मल मूत्र को रोकने के लिए बंधा हुआ, लेकिन शायद उसे कई दिन से साफ नहीं किया गया था। बिस्तर गीला और मल कुछ सूखा, कुछ गीला उसके चारों ओर सना हुआ था। पीठ पर बड़े बड़े बेडसूर जिनके घावों से मवाद रिश्ता हुआ। एक हल्की नज़र इतना कुछ दिखा गई। उसने तुरंत आंखें फेर लीं। वृद्ध से हटाकर कमरे पर नज़र डाली। कमरे में एक बिस्तर, एक अलमारी और एक छोटी टेबल। टेबल पर कुछ हद खाया दाल चावल, बेड के नीचे रखा डस्टबिन जिसमें पड़े गंदे डायपर और उस पर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ।
उसे अपने कहे शब्द याद आ गए। माँ, मैं लौटूंगा एक दिन, जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा। इसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी उस दिन मैं छिड़कने आऊँगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी ऐसे ही विद्रूप सी हंसी हंसूंगा। वो बिना किसी भाव के निर्विकार सा देखता रहा। उसने जो चाहा था वो प्रत्यक्ष उसके सामने है। उसे तो खुश होना चाहिए। उसकी वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई। आज उसका आक्रोश पूरी तरह जलकर भस्म हो जाना चाहिए। आगे की जिंदगी उसके दर्दनाक अतीत से पूरी तरह मुक्त होने की खुशी होनी चाहिए। उसे तो उसी विद्रूप सी हंसी में हंसना चाहिए। पर ये उसकी आंखें नम क्यों हो रही हैं? उसका दिल जोर जोर से धड़क क्यों रहा है? उसे उबकाई सी क्यों आ रही है? वो घबरा कर बाहर निकल आया। सामने से आती घरों में काम करने वाली एक औरत उससे कहने लगी, आप काहे को मिलने आए हो बाबूजी? आपको तो चीने ही ना हुई है। ई तो नरक माँ हैं, गू मूत माँ लौट रहे हैं, जाने कौन पाप किए हैं कि भुगत रहे हैं। बेटे मेहतर लगा गए हैं, वही सफाई कर देत है और खाना भी खिला देत है। पर वो ससुरा है बड़ा निकम्मा, रोज आवत ही नहीं। हमसे भी कहे थे करने को, पर ये गू मूत गलीच हमसे नाई होवत। आप आए हो तो कहे दे रही हैं कि लड़का लोगन को फ़ोन करो, इन्हें यहाँ से ले जाएं। ये बदबू में हम लोगन की और माटी खराब हो रही है। वो थोड़ा रुक कर फिर बोली, पर ऊ लोग आएंगे नहीं। बुढ़ापा में पैसा कौड़ी पास ना हो, शरीर साथ ना देवे तो खून भी आपन रंग दिखाई देत है। कहकर वो चली गई, उसको उसकी छटपटाहट के साथ अनुत्तरित छोड़कर। वो भी लौट रहा है, मन में कुछ खौल सा रहा है। उसके कदम भारी हो रहे हैं। वो हंसना चाहता है, वही विद्रूप सी हंसी, पर उसकी आंखें छलक रही हैं। वो अपने अतीत से मुक्त होकर एक बार फिर सपने बुनना चाहता है, पर असहाय हरिहर नाथ उसकी आंखों के आगे से हट नहीं रहे हैं। वो विजय के गीत सुनना चाहता है, पर उसे लकवाग्रस्त मुख की गें की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसका अपना ही मन दो भागों में बट रहा है। वो उसके दादाजी हैं। उन्होंने उसे कभी अपना पोता तो माना ही नहीं। इस दुनिया में उसका कोई अपना है तो सिर्फ मेघा और मयंक। आज उन्हें मदद की जरूरत है। मदद? हा 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 हा। हरिहर नाथ अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। न्याय है ईश्वर के घर में। इतना ही नहीं, अभी तो उसे भी और बहुत कुछ सुनाना चाहिए। वो एक इंसान है, वही इंसान ना जिसकी वजह से उसका और उसकी माँ का जीवन बर्बाद हुआ। आज वो असहाय हैं तो उनका कष्ट देखा नहीं जा रहा है। क्या बकवास है। उसे चक्कर आने लगा। खुद को संभालने के लिए वो वहीं पिलर पकड़कर खड़ा हो गया। उसे मेघा दिखाई दे रही है, ठीक उसके सामने खड़ी हुई। ओह, तो उसके दिमाग का ये सब अंतर्द्वंद जरूर मेघा की ही संगत का ही असर है। वो उससे नाराज़ होना चाहता है, पर वो तो मुस्कुरा रही है। कुछ कहने के लिए खुले होंठ जड़ से हो जाते हैं। मेघा अभी भी मुस्कुरा रही है। मौन होकर भी उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हैं। शायद वही वाइट बॉल ब्लैक बॉल का फ़लसफ़ा, शायद वही जो 100 बार कहा है कि बद्दुआ देना भी सबके बस की बात नहीं। कई बार उस इंसान को उस रूप में देखने में भी हमारा दिल दुखता है जिसको वर्षों बद्दुआ दी होती हैं। यही तो इंसानियत है। वो फिर से तर्कों से उसे चुप कराना चाहता है, पर नहीं, उसके तर्क ध्वस्त हो रहे हैं। मेघा अभी भी मुस्कुरा रही है। वो उसकी खुली हुई बाहों में किसी शिशु की भांति सिमट जाना चाहता है, सारे तर्कों से दूर, निश्चिंत। वो हौले हौले मेघा की तरफ अर्ध चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी एक गें गें कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ें सर्वेंट क्वार्टर के रूम नंबर 2 से उसके कानों में पड़ती हैं। साथ ही पास से गुजरती कुछ काम वालियों की आवाज़ें भी। ई बूढ़ो मरे तब जान छूटे, जब देखो तब गें 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 गें। एक पल को उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक जाते हैं और पलट कर सर्वेंट क्वार्टर के कमरा नंबर 2 की ओर चल पड़ते हैं। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और मेघा को फ़ोन लगाता है। हेलो हेलो मेघा, दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उन्हें अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। उन्हें सेवा की बहुत ज़रूरत है। दूर किसी मंदिर में भजन बज रहा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पर आई जाने रे। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई एक बेहद संवेदनशील कहानी बद्दुआ। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे नियमित श्रोता हैं या फिर मुझको पहली बार सुन रहे हैं
तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, लाइक और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।